नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को अब 7 महीने बीत चुके हैं। कोरोना के संक्रमण के बीच काफी हद तक शांत रहा किसान आंदोलन अब एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है और एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है, लोकसभा का भी सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे किसान अपनी संसद चला रहे हैं। इस बीच 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी करीब आ रहे हैं, लेकिन ना केंद्र सरकार और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार किसानों पर कोई खास ध्यान दे रही है। इस सबके बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने 2022 के चुनाव में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। ये दावा भी कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार किसान होंगे। तो सरकार से किसानों की नाराजगी 2022 के चुनाव पर कितना असर दिखाएगी और 2022 के चुनाव में किसान कितना असर दिखा पाएंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे की चर्चा में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा जिसमें राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होंगे। उनसे हम जानेंगे कि किसानों को लेकर जो दावे किए जाते हैं चुनाव से पहले, चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियां आखिर क्यों भूल जाती हैं और केंद्र सरकार और किसान कानून को लेकर आमने सामने हैं, आखिर उनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हमने आंखों देखा हाल भी, यानी प्राइम न्यूज ने आंखों देखा हाल भी दिखाया था, कैसे दिसंबर की सर्द रातों में किसान रातें अपनी गुजार रहे हैं, कैसे बरसात के मौसम में भी वो डटे हुए हैं और अब नौबत ये आ गई कि उन्हें जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। तो राकेश टिकैत ने 2022 के चुनाव में उतरने का ऐलान किया है और टिकैत ने किसानों को ही उम्मीदवार बनाने की बात कही है। तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं और किसानों ने 5 सितंबर से चुनावी तैयारी में जुटने की बात कही है। कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। किसानों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है और दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना अब जंतर मंतर पे भी देखा जा रहा है और बीते 7 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 कृषि कानून जिन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत हुई लेकिन हर बातचीत बेनतीजा ही निकली। अब कई महीनों से टेबल पे बात ही नहीं हुई। तो सरकार और किसान आमने सामने हैं और अब इसका असर कितना चुनाव पे पड़ सकता है, 2022 के यूपी चुनाव पे पड़ सकता है, यह देखने वाली एक बात होगी। क्योंकि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो अब चुनावी मैदान में भी उतरेंगे, तो उनके उतरने के बाद क्या समीकरण बनेंगे यह देखना बाकी होगा और कितना प्रभावित वो कर पाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को। तो किसानों की नाराजगी क्या चुनाव पे सत्ता पक्ष को भारी पड़ सकती है? तो दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है कृषि कानून के खिलाफ। हमने देखा कैसे दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और क्या क्या नौबत आई। कभी पानी की बौछारें, कभी रास्ता रोकने के लिए सड़क को खोद दिया, कभी बैरिकेडिंग कर दी गई और उसके बाद गणतंत्र दिवस का जो प्रकरण था वो भी पूरे देश के सामने था, कैसे कई जगह हिंसा हुई थी और फिर उसके बाद जो लाल किला का घटनाक्रम हुआ वो देखा गया। उसके बाद राकेश टिकैत जब भावुक हुए तब पूरे आंदोलन का जो पासा था वो पलट गया था और एक बार फिर इस आंदोलन को बल मिलने लगा। लेकिन अब ये आंदोलन क्या रूप लेगा, ये प्रदर्शन क्या रूप लेगा, इसका क्या चुनाव पर असर पड़ेगा, सरकार आखिर क्यों गंभीरता से किसानों की बात को नहीं ले रही और क्यों इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, ऐसे कई सवाल हैं जो पिछले कई महीनों से पूछे जा रहे हैं, बने हुए हैं, जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। तो अब 2022 में चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले अगर ये रूठे हुए किसान जिनको मनाया नहीं गया तो फिर उसका असर चुनाव पर कितना होगा यह देखना बाकी है। तो किसानों ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने 2022 के चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं और टिकैत ने किसानों को ही उम्मीदवार बनाने की बात भी कही है, यानी जो टिकट दिया जाएगा वो किसान ही होंगे। तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। यानी अब
आंदोलन के रास्ते से अगर हल नहीं निकला तो फिर चुनावी मैदान के सहारे उतरने की तैयारी की जा रही है। तो इस पे हम समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार आखिर क्यों आगे 2 कदम बढ़ा के समस्या का समाधान नहीं कर रही, क्यों किसान भी समाधान की तरफ बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे और यह समस्या कब तक बनी रहेगी, क्योंकि सरकार भी इसे नाक का सवाल बनाए बैठी है और किसानों ने भी इसको नाक का सवाल बना लिया है और दोनों ही आमने सामने हैं। तो इस देश का नारा तो यह है कि जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन अभी हालात ये हैं कि जो किसान है और जो सरकार है वो आमने सामने हैं। कई जगह जवान, पुलिसकर्मी और किसान वो आमने सामने हैं। उन्हें रोकने के लिए, प्रदर्शन को शांत कराने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो बीते 7 महीने से किसानों का जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से चल रहा है। अलग अलग तरीकों से विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, कई सीमाओं पे दिल्ली की किसान बैठे हैं। मांग एक है कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ यह प्रदर्शन पिछले 7 महीनों से जारी है। कोरोना के बीच काफी हद तक शांत रहा यह आंदोलन, अब एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। तो एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे किसान अपनी संसद चला रहे हैं। और इस बीच 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी करीब आ रहे हैं, लेकिन ना केंद्र सरकार और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार किसानों पर कोई खास ध्यान दे रही है। इन सबके बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने 2022 के चुनाव में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। यह दावा भी कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार किसान होंगे। तो सरकार से किसानों की नाराजगी 2022 के चुनाव पर कितना असर डालेगी और 2022 के चुनाव में किसान कितना असर दिखा पाएंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका हम जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल होगा जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता भी होंगे, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता भी होंगे और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता होंगे। इसके अलावा आरएलडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम समझेंगे कि किस पार्टी की क्या तैयारी है और किसानों की नाराजगी किस पर भारी पड़ सकती है, सत्ता पक्ष के लिए कितनी बड़ी यह चुनौती है और कैसे उनको मनाने का काम किया जाएगा। क्योंकि किसानों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात तो की जाती है, लेकिन अभी हालात ये हैं कि किसान पिछले 7 महीने से अपनी मांग पर अड़े हैं। हमारे साथ अंकुर सक्सेना प्रवक्ता आरएलडी है, हमारे साथ शालिनी मेघी है बीजेपी प्रवक्ता, मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विकास श्रीवास्तव हैं कांग्रेस प्रवक्ता। शालिनी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा की शुरुआत आप ही से कि पिछले 7 महीने हो गए ये किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को पर अड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, हल नहीं निकला। हल कैसे निकलेगा? नौबत ये आ गई कि अब इन्हें जंतर मंतर का रुख करना पड़ रहा है। जी, नौबत ये आज नहीं आई है कि जंतर मंतर का रुख करना पड़ रहा है। अगर आपने जैसे खुद ही बोला, हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स है जब उन्होंने आंदोलन किया और क्या क्या चीजें हुई वो जनता के सामने है। बीजेपी सरकार हर बार ये बोल रही है कि आप बैठ कर बात करिए और हमें ये बताइए आपको कानून में दिक्कत कहाँ है। 6 महीने से ज्यादा हो गया कानून को बने हुए, उसके बाद भी बिक्री हुई है, उसके बाद भी एमएसपी लगा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। तो अब अचानक से फिर दोबारा ये दिक्कतें क्यों? और अगर आपको दिक्कत है भी तो मैं एक चीज पर गौर करवाना चाहूंगी। अभी मैं देख रही थी न्यूज चैनल पे, जत्थे जो है फार्मर नेता के आए हुए हैं, वहाँ पर किसान कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेता है जो कि झंडे फहरा रहे हैं, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर के जो है डिफेमेटरी के नारे लगा रहे हैं। अगर यही काम अभी कोई हित में बीजेपी सरकार किसी की कर रही होती तो आप लोग बोलते कि कोविड इतना बढ़ रहा है, आपने मास्क नहीं लगाया है, आप जत्थे जत्थे जा रहे हैं। और क्योंकि वो किसान के नेता कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे, किसान के नेता कर रहे हैं। और मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, शायद आंकड़ों में आपने नहीं देखा, कोविड के दौरान हमारे सारे सेक्टर्स लॉस पे चल रहे थे, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर था जो हमारा पॉजिटिव था। तो क्या ये बीजेपी या क्या हमारी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया? ऐसे ही एग्रीकल्चर पॉजिटिव में चल रहा है।
आप आंकड़े देख लीजिए, कांग्रेस सरकार के 10 साल के और हमारे 10 साल के, दोनों में फर्क देख लीजिए कि हमने कितने ज्यादा अनाज उठाए और कितने ज्यादा प्राइस के उठाए। तो जो मेरा आंकलन है वो ये है कि किसानों को भड़काया जा रहा है और उनको इस बिल के बारे में, जो एमएसपी बिल है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल पास किया गया है, उसके बारे में उनको प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि इसमें फायदा तो किसानों का ही है। नहीं तो मैडम ये बात तो सरकार ही समझा पाएगी ना किसानों को कि आपका फायदा है, आपके लिए लेके आए हैं। देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, कृषि मंत्री आज फिर पूरे खुले हाथों से बोल रहे हैं कि आंदोलन से काम नहीं होगा, आप बैठ कर बात करिए। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, अब उनको भी जो है नेता बनना है, कृषि आंदोलन वालों को भी, तो इस वजह से वही प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। आज से अगर आप 2 दिन से देख रहे हैं पार्लियामेंट्री सेशन कैसे स्थगित किए जा रहे हैं, तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा बन रहा है विपक्षियों की तरफ से, वो उचित नहीं है, वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। इस पे हमें ध्यान देना होगा। जब आपसे बीजेपी के जो नेता है, जो कृषि मंत्री हैं, तोमर जी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं 11 बार जो है अप्रोच कर चुका हूँ, मुझे एक बार भी एक ऐसी लिखित कुछ ऐसी घटना नहीं बताया गया कि आपको इसमें कहाँ चेंजेस चाहिए, और आपको उसके लिए साथ देना पड़ेगा कि इससे आपको या किसान को, जो हमारे, और ये बिल जो है वो 86% ऑफ द फार्मर के लिए है। ये जो बचे कुछ 24% फार्मर्स हैं, उनके लिए वो तो बिचौले हैं, आड़तियां हैं। जो 86% जय जवान जय किसान का नारा हमारी सरकार लगाती है, तो वो उन किसानों के लिए है। तो आप आसानी से, आप आराम से बैठ कर बताइए, तो आप आंदोलन कर रहे हैं, आप संसद का घेराव कर रहे हैं, आप कितनी सारी रैलीज निकाल रहे हैं, इससे अच्छा है आप बैठकर टेबल पे बात करिए ना, आप साथ दीजिए। हाँ जी, ठीक है। विकास श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा। क्या विपक्ष इन किसानों को गुमराह कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है? विकास, आप सुन पा रहे हैं? जी, उसको किसानों 500 से ज्यादा किसानों की हत्या हो चुकी है, जो सरकार ये मौतों को मैं हत्या मानता हूँ। ये सरकार द्वारा कूट रचित हत्या है। 8 महीने से ऊपर हो गए, किसान वहां बैठे हुए हैं। भाजपा की प्रवक्ता बता रही है कि उनको कौन से मुद्दे पर बात करनी है। किसान को उसकी 90 रुपए का डीजल हो गया है और 9 रुपए की लागत नई किसान को मिलती है। सरसों का तेल खरीदने के लिए किसान को 14 किलो गेहूं बेचना पड़ेगा, तब जाकर 1 किलो सरसों का तेल ले पाएगा। सबको लागत चाहिए, सबको अपना उचित मूल्य चाहिए, और किसानों के साथ श्रम कानूनों की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, क्योंकि किसानों की ये बहुत बड़ी तादाद जो है वो बटाई में काम करने वाले किसान हैं। कि बड़े किसान या जो लोग खेती से विमुख हो रहे हैं, उन्होंने अपनी खेती को किसी गरीब मजदूर किसान को दे दिया है, जिसको बोलते हैं मजदूर किसान, पर वो बटाई किसान होता है। समस्या दोनों के लिए बराबर है। बेचने खरीदने के लिए वही जिम्मेदार होता है। जो मुनाफा होगा उसमें दोनों किसान, खेत मालिक और किसान मजदूर जो है वो आज अपना हिस्सा तय कर लेता है। ये समस्या हिंदुस्तान के 80% किसानों की है, और सरकार अहंकार में किसानों को 8 महीने से ऊपर हो रहा है धरने प्रदर्शन में बैठाए हुए हैं, और लगातार उसका उत्पीड़न कर रही है। 500 से ज्यादा किसान को गले लगा चुके हैं, और केवल एक लाइन है कि आप अपने इस कानून में एमएसपी के लिए एक लाइन लिख दीजिए, पर सरकार उस एक लाइन को नहीं लिख रही है कि हम ये मूल्य तय करेंगे। आपको क्या हल हो रहा है कि किसान को उसका उचित मूल्य मिल जाए? आपने दाल अभी विदेशों से मंगवा लिया, किसानों की दाल का क्या होगा? हिंदुस्तान का जो जितनी भी योजना है, फूड सिक्योरिटी बिल से लेकर के गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाने। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। विकास, हाँ विकास, अभी आपकी आवाज भी थोड़ी सी ठीक से नहीं पहुंच पा रही। मैं दोबारा आपका रुख करूंगा, आपकी पूरी बात को मैं फिर से लूंगा, लेकिन जिस तरीके से आपने घेरा वो सीधा यही था कि जो किसान मांग कर रहे हैं उसको नहीं लिया गया। लेकिन किसान नेता है हमारे साथ विजय तालान। विजय जी, क्या ये चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है? हमने बीजेपी प्रवक्ता से जब सवाल पूछा कि आखिर हल क्यों नहीं निकल रहा, उन्होंने कहा कि विपक्ष की साजिश है।
इन किसानों को गुमराह किया जा रहा है, इनको भड़काया जा रहा है, इन तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही। हिंदुस्तान का किसान इतना बेवकूफ है क्या कि जो विपक्ष के बहकावे में आएगा? इस विपक्ष के खिलाफ ही 2014 में और 19 में विपक्ष के खिलाफ ही वोट किया था हिंदुस्तान के किसान ने। क्या वो विपक्ष के झांसे में आ गया है? किसान भली भांति अच्छी तरह से जानता है अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में कि उसका हश्र क्या होने वाला है इस काले कानूनों से। और ये जो भाजपा के प्रवक्ता बार बार कहते हैं कि इसमें काला, चुप करिएगा जरा, इसकी आवाज आ रही है। ये जो बार बार कहते हैं कि इसमें काला क्या है, इतने दिन में इन्हें काला नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ काला क्या है इसमें। जो इन्होंने जो एक भंडारण की क्षमता थी वो खत्म कर दी है। जो पहले जो अधिक भंडारण होता था उस पर एक अलग से एक्ट लगता था, कालाबाजारी का एक्ट लगता था और उन्हें जेल होती थी। इन्होंने वो भंडारण की क्षमता ही खत्म करके अनलिमिटेड कर दी है। और ये मंडी एपीएमसी जो एक्ट है ये खत्म करके इन्होंने जो मंडियों के बाहर जो खरीदारी शुरू की है वो काला नहीं तो और क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो इन्होंने कहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमसे खेती के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करके और जो हमें बीज दे जाते हैं, महंगे बीज दे जाते हैं और दोबारा लौट कर नहीं आते और हमारी फसल तुलवा ले जाते हैं और फिर पैसे भी नहीं देते हैं। कितने केस ऐसे हुए हैं। ये सब काला नहीं तो और क्या है। ये कितने लोगों के लिए इन्होंने कानून बनाया है, गिनती के लोग हैं। और जो हिंदुस्तान का किसान जो पूरे अपने पेट भी भरता है और पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है और निर्यात के लिए भी खाद्यान्न पैदा करता है। आप इनको क्या और क्या ये हिंदुस्तान के किसान से लाभकारी मूल्य तो नहीं दे रहे हैं। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम इनसे मांग करते हैं तो वो भी इन पर नहीं दिया जा रहा। हम तो अभी तो लाभकारी मूल्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है अभी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए है। हाँ। और उसके बाद भी इन्हें काला नहीं दिखता है कुछ, तो इनके भाई बिल्कुल ये तो एक अंधाई मैं इन्हें कहूंगा कि एकदम अंधे है। ठीक है, लेकिन विजय जी ये जो जंतर मंतर का रुख किया गया है वहां से आप देश को क्या संदेश दे रहे हैं, देश की संसद को क्या संदेश दे रहे हैं, देश की सरकार को क्या संदेश दे रहे हैं? ये तो आपके माध्यम से संदेश आप दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, देश का जो युवा है वो समझ सकता है, देश का वृद्ध समझ सकता है, देश का किसान समझ सकता है, मजदूर समझ सकता है कि क्या संदेश जाएगा। हम तो वहाँ जा रहे हैं भाई, संदेश क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम तो अपनी व्यथा और कथा, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपना रोष, अपना आक्रोश ये सब दिखाने रहे वहाँ पर जाकर के। जो एक निर्धारित जगह की गई है उसी पर जाकर के हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर देश की सरकार हमारे किसानों के बारे में नहीं सोचती है तो इन्हें हम गूंगी और अंधी और बहरी ही बोलेंगे और क्या कहेंगे इनके लिए हम। ठीक है, अंकुर सक्सेना प्रवक्ता है आरएलडी के। अंकुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि किसान काफी ज्यादा संख्या में हैं और वहां पे इनकी नाराजगी अगर रही तो 2022 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी लगातार किसानों का समर्थन करते रहे हैं, किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, अब किसान जंतर मंतर का रुख कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की जो पार्टी है, जो हमारी विचारधारा है वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की विचारधारा है जो कि किसान मसीहा कहे जाते थे। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी ना होकर किसानों का एक परिवार है जो किसानों के हित के लिए सदैव संघर्षरत रहता है। हाल ही में आपने देखा होगा जब माननीय टिकैत साहब के को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा था और ये माना जा रहा था कि ये आंदोलन का अंत होगा। उसी बीच में हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब उस समय थे, तो उनके कहे पे, उनके आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार तत्कालीन हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी साहब गए और आंदोलन को एक नई धार दी थी। अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं, प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि आंदोलन विपक्ष की साजिश है। अरे भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आंदोलन विपक्ष की साजिश है या विपक्ष के सहयोग से ये आंदोलन चल रहा है तो ठीक है, आप हमारे किसान भाइयों के हित में जो उनकी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स के आधार पे आप एमएसपी का मूल्य डिक्लेयर कर दीजिए, आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष का अगर किसी आंदोलन में सहभागिता कर रहा है तो वो विपक्ष की साजिश है, तो आपको एक बात बता दें कि इसी जब आप सत्तारूढ़ विपक्ष में हुआ करते थे तो उस समय आप ही के द्वारा डीजल के मुद्दे पर, आप ही के द्वारा पेट्रोल के मुद्दे पर, आप ही के द्वारा गैस के बढ़ते हुए मूल्यों के आधार पर चूड़ियां तोड़ी जाती थी और सिलेंडरों को रखकर और टमाटरों की और प्याज की माला पहन कर प्रदर्शन किया जाता था। आज की डेट में ना आपको आम जनमानस दिखाई दे रहा है, ना आपको किसान दिखाई दे रहा है। रहा सवाल दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में जो भी प्रदर्शन किया जाएगा आम जनमानस की नजर में उस प्रदर्शन की महत्ता का पता चलेगा। और किसान जो है, आप देखिए इंडिया की 75% आबादी आज भी कहीं ना कहीं
खेती किसानी से रिलेटेड है, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी से रिलेटेड है। 2020 में जब आपने देखा कि कोविड के कारण सारे क्षेत्रों में गिरावट आई, उसके बावजूद अगर किसी एक क्षेत्र में ने हमारी इकोनॉमी को संभाला तो वो कृषि सेक्टर था। लगभग 4% के इकोनॉमी रेट के साथ साथ कृषि सेक्टर ने हमारी इकोनॉमी व्यवस्था को बरकरार रखा था। आज उसके बावजूद आप देखिए, उसके बावजूद ये काले कृषि कानून लाए गए। उन काले कृषि कानूनों में जब किसानों के ऊपर हमारे, हम तो कहते हैं ना हत्या ना कुछ, हमारे 100 से ज्यादा किसान भाई आज की डेट में शहीद हुए। आपको उनके साथ सहानुभूति पूर्वक उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस समस्या का समाधान क्या निकलेगा। तो आप ऐसे मौसम में आप इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि जाड़ा कब आएगा, कि बरसात कब आएगा, कि गर्मी कब बढ़ेगी, ताकि ये किसान जो हमारे आपके बच्चों के मुंह के निवाले की लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पर बैठकर, वो उस जगह को छोड़कर चले जाएं। जब वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाते तो आपकी पार्टी के जो विधायक हैं वो वहां पर गुंडों को ले जाकर लाठीचार्ज करवाना चाहते हैं, वहां पर जाकर अटैक करवाते हैं, जिसका भी हमारे किसानों ने बड़ी वीरता के साथ जवाब दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये लड़ाई जो है वो किसानों की या पार्टी या सत्तारूढ़ दल या विपक्ष की लड़ाई ना होकर ये आम जनमानस की निवाले की लड़ाई है। ठीक है, और इसका कितना असर होगा हम ये भी देखेंगे। हम किसान जंतर मंतर का रुख कर रहे हैं, आगे रास्ता क्या है, समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो फिर क्या चुनाव पे भी इसका असर होगा, वहां आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जी देखिए, जो आप बोल रहे हैं रास्ता क्या है, रास्ता तो यही है कि किसान और हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो आमने सामने बैठकर ये देखें कि कहाँ नुकसान हो रहा है और उसको कैसे चेंज करना चाहिए। दूसरी बात आती है एमएसपी गारंटी की। तो एमएसपी गारंटी जब सरकार देने को तैयार है तो किसान वो चीज मान क्यों नहीं रहे हैं। जो मेन मुद्दा यही है कि गारंटी दे दे सरकार, हमें गारंटी दे दे। जब सरकार अपने मुंह से कह रही है कि वो गारंटी देने के लिए तैयार है तो वो विश्वास क्यों नहीं जता रही है सरकार पे। और ऐसे में क्या अगर ये अभी बात नहीं बन रही, जिस तरीके से विरोध और बढ़ रहा है, कोरोना में थोड़ा शांत हुआ, एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है, किसान फिर जुटने लगे हैं, आगे कई राज्यों में चुनाव होने हैं, सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान काफी संख्या में हैं जो चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं अगर ये नहीं माने, अगर बात नहीं बनी। देखिए, अगर चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते, अगर फिर वोट की पॉलिटिक्स करनी होती तो ये बिल जो है रद्द कर दिया जाता, सिर्फ किसानों की मांग पे, बिना ये सोचे कि किसान को इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। लेकिन क्योंकि मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट एक आउटलुक पे देखती है जो कि फोर साइटेड है, हम लोग दूर की दृष्टिकोण में बिलीव करते हैं, तो वो ये देख रही है कि आगे किसानों को इससे फायदा है। हम वोट की या वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे विश्वास नहीं रख रहे हैं। अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे विश्वास रखते हैं तो ये 7 महीने नहीं खिंचता। इस पे तो सरकार पे ही ब्लेम आ रहा है ना। आज कांग्रेस हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे जितने भी अलग विपक्ष पार्टी के नेता हो, वो सीधा बीजेपी वालों पे निशाना साधे हुए हैं कि आप लोग किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। जबकि आप किसान भाइयों को आप लोग सर नहीं जानते, मैं भी किसान की बहू हूँ, मेरा भी यहाँ एग्रीकल्चर फार्म है, हमारे यहाँ भी खेती होती है, तो मैं इस चीज को बेहतर समझ सकती हूँ कि किसान कितनी मेहनत करता है। लेकिन उसके बाद भी मैं इस बिल के साथ हूँ क्योंकि यहाँ पर किसान को पूरी फ्रीडम दी जाती है और आड़तियों का, जो किसान का पैसा सस्ता है, जो उसको नहीं मिल पाता, यहाँ पर अगर आपका मार्केट रेट कम है तब किसान कहाँ जाएगा। तो यहाँ तो आपको बीजेपी गारंटी दे रही है कि आपका मार्केट रेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट रेट कम भी है तब भी हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपकी ज्यादा पैसों में फसलें खरीदेंगे। और ये देखा भी गया है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से 1.5 गुना ज्यादा अनाज ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पे खरीदे गए हैं। तो ये समझना मुश्किल हो रहा है कि किसान को आशंका कहाँ हो रही है। इसीलिए मैंने सवाल खड़ा किया है विपक्षियों पर, क्योंकि किसान को आशंका नहीं हो रही है। ये जो नेता बन रहे हैं वो आशंका जगा रहे हैं, वही रैलियां कर रहे हैं, वही दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया, क्योंकि जब हम खुद देख रहे हैं कि किसान लोगों ने कितना हमारा सहयोग किया है। मैं खुद ही उसी परिवार की बहू हूँ, हमारे यहाँ भी फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा हमारे कोविड टाइम में वो पॉजिटिव पे रहा है। हम जिस अन्न को खाते हैं उस अन्न को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इससे हमारे वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा, तो वोट बैंक की राजनीति अभी हम किसानों के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वोट बैंक की राजनीति होती तो अब तक सिर्फ और सिर्फ उनको
एज अ गिफ्ट ऑफ प्लेजर करने के लिए हम वो चीज रद्द कर चुके होते। लेकिन क्योंकि हम पोस्ट साइटेडनेस पे विश्वास करते हैं, हमें पता है कि इससे किसानों को फायदा है। जो नीचे लेवल के किसान है, जो बेसिक लेवल के किसान है, जिनको पता नहीं चलता कि उनके साथ कितना धोखाधड़ी हो रही है, उनको फायदा है। तो उनके फायदे के लिए अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे भी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपसी सूझबूझ करते हैं। अगर मेजोरिटी ऑफ किसान को या किसान नेताओं को या आड़तियों को इससे दिक्कत है तो आप बैठिए और हमें ये बताइए कि किन किन बिंदुओं पे आप जो है उसका अमेंडमेंट चाहते हैं। अगर आप सीधा बोलते कि ये बिल रद्द कर दीजिए तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आप थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अब एक सरकार ने बिल पास किया है, आप खड़े होकर बोलते ये बिल हमारे हित में नहीं है, इसको खारिज कर दीजिए। अरे हित अहित देखकर आंकलन करके ही तो बिल बनाया जाता है। तो आप मुझे ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं कि ये दिक्कतें हो रही हैं तो इसमें आप अमेंडमेंट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर नेता भी अडिग खड़े हुए हैं कि नहीं, हमें तो बिल ही हटवाना है, हम बिल हटवा के रहेंगे। तो ऐसे बात गर्मा गर्मी में बात नहीं जमती है। आपको सहजता पूर्वक अपनी बात को पेश करना पड़ेगा। गर्मा गर्मी से आप चाहे कि सरकार के ऊपर सिक्का जमा लेंगे, वो मुमकिन नहीं है। तो विकास श्रीवास्तव, यहाँ पे आरोप फिर वही आ रहा है, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि नेता लोग गुमराह कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इनको गुमराह कर रहे हैं, किसान सरकार के साथ हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो सिर्फ विपक्ष के बहकावे में आके ऐसा कर रहे हैं। विजय जी आ रहा हूं मैं। हाँ जी बोलें। मेरा सीधा बयान है कि शालिनी जी तीनों कानून को लेकर पूरी तरह अनभिज्ञ है। उन्होंने इस कानून की जन विरोधी, किसान विरोधी बारीकियों को नहीं समझा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों की जमीन को व्यापारी कब्जा कर लेंगे और इसके बाद आप एसडीएम के यहाँ अपनी एप्लीकेशन डालेंगे। इसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं जा सकते। सबसे पहला तो ये गंदा कानून है जो सीधे सीधे किसानों की जमीन हड़पने का षड्यंत्र मोदी सरकार कर रही है। अडानी अंबानी ने हरियाणा के तमाम सारे जगह पर अपना भंडारण गृह बना रखा है और जो हमने भंडारण नीति बनाई थी, उस भंडारण नीति को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर दिया और केवल अडानी अंबानी जैसे कुछ चंद व्यापारियों को भंडारण का पूर्ण अधिकार दे दिया और ऐसी नीति बनाई है कि मझोला किसान कहीं भी भंडारण नहीं कर सकता। भंडारण करने पर और प्राइस मूल्य के बढ़ोतरी पर सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था और सरकार इसमें आक्षेपित होती थी और लगातार सरकारों को यह होता था कि राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन पर उंगलियां उठती थी। पर ऐसे कानून में पूरी तरीके से कालाबाजारी होगी और किसान अपने मूल्य को पा नहीं पा रहा है और व्यापारी उसका 5 गुना 10 गुना कमा रहे हैं। ठीक है, इस पे विजय सुन लीजिए, कानून की जब बात जानकारी है, डिबेट में इस सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए। तीसरा एमएसपी को लेकर है। अगर सरकार एक मिनिमम समर्थन मूल्य तय कर देती है तो कम से कम कोई भी व्यक्ति किसानों का औले पौले तरीके से नहीं ले सकता। अभी किसान ने इंटरनेट के माध्यम से गेहूं खरीदने की बात करी और किसान को इंटरनेट का ई भी नहीं आता, आई भी नहीं आता और उसको जितने डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स लगाने पड़े किसान को, और बहुत सारे लोगों ने अपना गेहूं औले पौले बिचौलियों के हाथ बेचा। ये सरकार की नीति है, ये यूपी सरकार समेत पूरे देश में इस तरीके की नीति अपनाई गई। ठीक है, तो किसान को दस्तावेज में फंसा रहे हो और जबकि किसानों में 90% किसान जो होते हैं वो किसान खेत मजदूर हैं जो बड़ों लोगों के खेतों में काम करते हैं और फसल का निर्धारण जो मूल्य होता है उसमें उनका बटाई में हिस्सा होता है। ऐसे कानून के बाद उन बटाई किसानों का क्या होगा? और ज्यादातर किसानों ने जो आत्महत्याएं की है वो ऐसे ही किसान है जो मझोले और गरीब किसान है। सिंचाई के लिए डीजल का जो मूल्य है और खेती से उपज का जो 9 रुपया 10 रुपया जो मूल्य आप रख रहे हो, अनाज तमाम सारी ऐसी फसलें 14 रुपया से ज्यादा आप गेहूं का नहीं दे पा रहे हो और आप 90 रुपए का डीजल से सोच रहे हो वो किसान खेती कर लेगा। अगर वो किसी विदेशी संस्था को या अडानी अंबानी जैसे व्यापारियों के भरोसे बैठ जाएगा आपके इन 3 कानून के दायरे में, ठीक है विकास जी, तो किसान आपकी बात आ गई। आप ही की बात में विजय तालान भी कुछ कहना चाह रहे हैं जो कि खुद किसान है, वो आगे की बात पूरी करेंगे। विजय जी देखिए, औद्योगिक व्यापार पूरी तरह नाश कर दिया। ठीक है विजय तालान, किसानों को गुलाम बना के गुलाम बनाना चाहते हैं। आवाज काटिए इनकी।
ये इनको बड़ी राजनीतिक लोगों को बड़ी लत है बोलने की। इनकी आवाज चुप करेंगे तो मैं कुछ कह पाऊंगा। हाँ, आप बोले विजय जी। शालिनी जी ने बड़ी शालीनता से अपने बारे में बता दिया कि मैं किसान की बहू हूँ, और उन्होंने बताया कि मेरा भी फार्म हाउस है। उनके फार्म हाउस में हमारे खेत हैं, हमारे खलियाने हैं, हमारे छोटे छोटे जिम्मेदारी है हमारी। इन्हें बंद करेंगे आप, ये बंद करेंगे इनको। और जो इनका जो उत्पादन होता होगा इनके फार्म हाउस में, ये घूमने के लिए जाते होंगे, खेती करने के लिए नहीं जाते होंगे। और इन्होंने कहा कि भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार है। कहाँ तैयार है, कब दिया है? जो इनके जो जरा सा पढ़ लिख के आ जाते हैं उसे ये टीवी पर आकर बोल देते हैं हमारी लड़ाई कितने दिन से चल रही है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे दीजिए, ये कानून बना दीजिए। उसमें क्या दिक्कत हुई है इनको? और जिस तरह से, जितनी बेशर्मी से ये किसानों के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि वहाँ तो थोड़े बहुत किसान हैं और वही रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष का हमें एक एजेंट बता देते हैं। इनको शर्म लिहाज तो है नहीं, कितने आरोप लगा दिए आज तक हमारे ऊपर, कोई भी आरोप सिद्ध तो करवा पाए नहीं है ये। और रोज रोज नए नए आरोप लगा करके ये किसान बिरादरी को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जो आने वाले समय में तो किसान इनको सबक सिखाएगा। जिस तरह से किसान आज परेशान है ना, इसकी पीड़ा तो किसानों के दिल और दिमाग में है। और इन्होंने जो धोखा दिया है, जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के लिए उन्होंने कहा था कि हम लागू करेंगे, वो कहीं पर है नहीं। इन्होंने जो कहा था कि हम किसान को 1.5 गुना उसकी मुनाफा देंगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके, वो कहीं है क्या? इन्होंने जो फॉर्मूला चेंज कर दिया, इन्होंने जो C2 प्लस 50% देना था वो कहीं दिया नहीं इन्होंने। और जो ये कहते हैं कि हमने इतने परसेंट न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, 2-3% बढ़ा करके ये जो लाते हैं ना अपने आंकड़े टीवी पर, जो देश की जनता को बहका देते हैं, देश के जो और जो शहरी लोग हैं उनको बहकाने का काम करते हैं ये लोग। इनकी बेशर्मी का कोई ठिकाना नहीं है जी। हम इस बार अभी तो जंतर मंतर पर 200 ही किसान जा रहे हैं, और जब जाएंगे ना, जो पूरा देश का किसान इकट्ठा होकर जाएगा, तब पता चलेगा किस तरह से जो जन समर्थन इनको मिला था उससे ज्यादा तेजी से इनके खिलाफ इस बार देश की जनता, देश का किसान, देश का मजदूर और देश का जो भी गरीब वर्ग है इनके खिलाफ जाएगा। इन्होंने जो पीड़ा झेली है ना कोरोना टाइम में, जो कोरोना पीरियड में जो झेली है इन्होंने, पूरे देश में जो आक्रोश झेला है, देखा है, जो जिस तरह से इन्होंने ऑक्सीजन को तिजोरी में बंद कर लिया, उसी तरह से ये अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं और रोटी को बेचना चाहते हैं। वो देश का किसान आज इस बार नहीं होने देगा। आर पार की लड़ाई है और उसका अधिकार, अब तो हमें अधिकार लेकर के ही यहाँ से जाएंगे, इसके बगैर हम यहाँ से हटेंगे नहीं जी। ठीक है, अंकुर सक्सेना। हाँ, अंकुर सक्सेना, 2022 में क्या असर डालेगा ये किसानों का आंदोलन, ये प्रदर्शन, किसानों की नाराजगी? यूपी चुनाव की अगर बात करें तो 2022 पे कितना भारी पड़ सकता है? अंकुर, आप सुन पा रहे हैं? अंकुर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ, कोशिश आ रही है आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है अंकुर जी। मैं ये कह रहा हूं कि बात केवल एक किसी वर्ग विशेष की नहीं है, केवल किसानों की नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे संपूर्ण भारत की जनता हो, केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जो तानाशाही रवैया है, उस रवैये और दमनकारी प्रवृत्ति से सभी लोग आजिज हैं और त्रस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसान आंदोलन का 2022 पे प्रभाव कह रहे हैं, तो आप 2022 छोड़िए, नहीं 2021 में जो आपके पंचायत चुनाव निपटे हैं, उन पंचायत चुनाव में आप सत्तारूढ़ दल के कैंडिडेटों की सदस्य संख्या देख लीजिए कि कितने सदस्य उनके पंचायत चुनाव में जीते हैं और क्या क्या स्टेटस रहा है और किस तरीके से उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षी और ब्लॉक प्रमुखी में अपने कैंडिडेटों को जिताया। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही प्रवृत्ति है, दमनकारी प्रवृत्ति है, जिसको हम और आप प्रत्यक्षा देख रहे हैं। और प्रत्यक्षा की प्रमाणन का एक कहावत है हमारे यहाँ, तो आप देखेंगे उसी आधार पे जब देश का आम जनमानस और उत्तर प्रदेश में तो 2022 के चुनाव के लिए आम जनता चाह रही है। हम तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर वास्तव में इलेक्शन होना है तो 2022 से पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, ताकि यहाँ के आम जनमानस को भय और क्या कहते हैं आक्रामक माहौल से मुक्ति मिल सके। और उन 6 महीने के भीतर जब आपके इलेक्शन हो तो वो इलेक्शन कमीशन भी तटस्थ भाव से इलेक्शन कराए, क्योंकि अगर यही सरकार 2022 तक बनी रहेगी तो इसकी दमनकारी प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं समाज में, आम जनमानस में भय का माहौल क्रिएट कर रही हैं आपके लिए।
तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि शाली जी ये जो अभी हो रहा है, चूंकि अब चुनाव की भी बात की जा रही है, चुनाव आने भी वाले हैं और राकेश टिकैत ने भी ये संकेत दिए हैं कि वो यूपी चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे, किसान ही उम्मीदवार होंगे और बीजेपी के खिलाफ जो है वो माहौल बनाएंगे। तो क्या अब इसको हम समझें कि क्या अगर यूपी चुनाव जो होना है उसमें किसानों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगी? नाराजगी निश्चित रूप से दूर की जाएगी। ये पार्टी किसानों के लिए ही काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानती हूँ इस समय दोनों के मतों में भेद है, मन में भेद नहीं है। दोनों के मतों में भेद है, मन में भेद नहीं है। मैं फिर से बात बोलूंगी। और जो ये बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के चले आते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इनका फार्म हाउस गए घूमने आते हैं, मैं उनको तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ कि आप इधर आइए और देखिए कि यहाँ कैसे किसानी की जाती है और कौन किसानी करता है। मैं यहाँ पर उनका तहे दिल से मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ आज नेशनल टेलीविजन पे, ठीक है। तो इसीलिए बिना सोचे समझे किसी व्यक्तिगत विशेष पर कोई निशाना ना साधे। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे जिसको चाहे जब चाहे बोल देंगे। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कोविड की या फिर ऑक्सीजन को अंदर दबा के रखा है। क्या इनको नहीं पता कि वायुयान में कितने ऑक्सीजन पहुंचाए हैं? क्या इनको नहीं पता कि 900 से 9000 मेट्रिक टन तक ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पहुंचाए गए हैं? क्या इनको नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में 9 जो है ऑक्सीजन सेंटर्स बन रहे हैं, जिसका उद्घाटन बस जल्दी होने वाले, जिसका काम शुरू हो गया है? जब ये रियलिटी कोई नहीं दिखाएगा, ये रियलिटी कोई नहीं बताएगा, इसीलिए हम प्रवक्ता बैठे, इसीलिए हम यहाँ बैठे ताकि हम बताएं कि ये काम हमारी सरकार कर रही है। जहां चूक है, जहां किसानों से नाराजगी है, हम बोल रहे हैं हमारे मतों में भेद है, अरे हम उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। हम पीठ दिखा के नहीं जा रहे किसानों को। जी तो विजय तो बाकी आप जी विजय आप ये बताएं कि अब जब विजय आप कुछ कह रहे हैं? ये गांवों में घुस के दिखाए इन्होंने, जो ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे हैं ना, जो प्लांट बना रहे हैं, ये उसको लेकर के दिखाए, गांव में घुस के दिखाए। अभी ये जो अपनी गाँव में जी विजय जी गाँव में ही बैठी हूँ, आवाज नहीं, गाँव में ही बैठी हूँ मैं इस समय। और यहाँ देख लीजिए यहाँ कितने लोग जो है, सबको एम्प्लॉयमेंट है, सबके हाथ में मशीन है, कितनी स्वच्छता है। मैं गाँव के बीच बैठी हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? अतरौली गाँव नहीं, आप सुनिए, आप अतरौली गाँव आइए, आप मोहनलालगंज गाँव आइए, आप गौरव गाँव आइए, आप देखिए यहाँ पर, है ना। मैं गांव के बीचम बीच बैठी हूँ, आप गांव की रियलिटी मुझे ना बताइए। मैं गांव में बीचम बीच बैठी हूँ, मुझे पता है यहाँ पर कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। यहाँ पे 8-7 साल के पहले तो आप कुछ समय के लिए भाजपा में आ गई होगी और आप गांव में घुस के इन सांसदों को, विधायकों तो भेज दिए। तो लेकिन विजय तालान, क्या अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि आंदोलन से बात नहीं बनेगी, राजनीति में उतरना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा और किसानों को उम्मीदवार बना के आप ये संकेत दे रहे हैं कि अब चुनाव में उतर के ही मुकाबला किया जाएगा? अगर बात ऐसे नहीं बनेगी तो वैसे बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं और ना ही हम चुनाव लड़ेंगे। ये गलत खबर है आपके द्वारा, ये राजनीतिक दलों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आंदोलन के द्वारा ही लड़ेंगे। सरकार कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम पर कोई भी सरकार आएगी उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, हम अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भ्रामक खबर फैलाई जा रही है इनके द्वारा कि हम राजनीतिक दलों को समर्थन दे रहे हैं और राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पर हम चुनाव ले रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी कीमत पे राजनीति में नहीं आएंगे, सिर्फ आंदोलन के सहारे ही अपनी बात को रखेंगे, चाहे राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत हो। अगर वो भी कोई बात कह रहे हैं तो वो उसको आप दरकिनार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, हम राजनीति में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आंदोलन के रास्ते से अपनी बात को मनवाएंगे। मैं राकेश टिकैत जी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। राकेश टिकैत जी की जबान जो है वही मैं बोल रहा हूँ कि राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी और भारतीय किसान यूनियन इस राजनीतिक दलदल में नहीं बचेगा। वो नहीं लड़ेगा चुनाव और न ही अपने लोगों को लड़ाएगा। हम तो राजनीतिक दलों का विरोध करेंगे, जो आज सत्ता में उनका विरोध करेंगे और कहेंगे कि ये सरकार किसानों के लिए अच्छी नहीं है, इसको वोट नहीं देने, हम तो इनका विरोध करेंगे। अंकुर कुछ कह रहे हैं, अंकुर सक्सेना। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक हम लोगों को जानकारी है, टिकैत साहब का जो बयान आया है उस बयान को मैनिपुलेट करके भ्रामक तरीके से पब्लिक के बीच में शो किया जा रहा है। माननीय टिकैत साहब ने ये बयान दिया है, जहां तक हमको जानकारी है, टिकैत साहब का ये बयान है कि हम
उन किसानों, हम उन लोगों को विधायकी का टिकट दिलवाएंगे जिनसे अगर हम कहें कि किसान हित में अगर आप हम नहीं कर पा रहे तो हम उनका इस्तीफा भी वापस मांग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके स्टेटमेंट उनने कही कुछ बात, नहीं, टिकट कहां से दिलवाएंगे? टिकट कहां से दिलवाएंगे? मतलब जो भी राजनीतिक दल है वो अपने किसान भाइयों को विभिन्न राजनीतिक दलों से अपना टिकट दिलवाने की बात कर रहे हैं, या उन लोगों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं जो किसान इसमें अगर काम नहीं करते तो उनके कहते अपना जो विधायकी का विधायक अगर वो चुने जाते हैं तो वो उनसे इस्तीफा ले सके। तो ऐसी स्थिति में दोनों बातों में भिन्नता है। हाँ, लेकिन ये एक संकेत तो है ना कि अगर बात ऐसे नहीं बनी तो फिर ऐसे बनाएंगे। नहीं, संकेत इसलिए है, उनकी मजबूरी है। अगर वो इस तरीके से अपनी बात को नहीं रखते तो उनने देखा ना कि भारतीय लोकतंत्र में आज जब सेंट्रल में और स्टेट में आम जनमानस के बीच, किसानों के बीच के जो हमारी चाहे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी रही हो या किसी भी तरीके के जो किसानों के बड़े लीडर थे, जब वो उच्च सदन में या विधानसभा में नहीं पहुंच पाए किसी परिस्थितियों में, क्योंकि किसान भाइयों के बीच में जब एकता का अभाव आया तो उसका दुष्परिणाम उनको 2021 से और 20 से लगातार निरंतर अपने हो रहे अत्याचारों के रूप में भुगतना पड़ा, और उनकी आवाज को उठाने वाला वहां पर कोई भी पार्लियामेंट में एक लीडर नहीं है। तो हमको हमारे बीच के लीडर को वहां पहुंचाने के लिए अगर कोई टिकैत साहब के द्वारा या किसी भी पार्टी विशेष या किसान नेताओं के द्वारा बात कही जा रही है तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आशीष चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश चुनाव पर किसानों का ये आंदोलन, ये नाराजगी कितना असर डाल सकती है? निश्चित रूप से बहुत गंभीर परिणाम होंगे इसके आने वाले समय में, क्योंकि आप देखें कि जो सबसे ज्यादा मतदाता है वो गाँव से आते हैं और उनका व्यवसाय जो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा ही होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और जिस तरीके से कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है, न तो वो किसानों के हित में है, न वो उपभोक्ताओं के हित में है। जो जागरूक लोग हैं शहर में भी, वो भी समझ रहे हैं कि अगर ये कानून लागू हो जाएंगे तो जो कुछ लोगों की मोनोपोली बन जाएगी, वो जिस दाम में जो चीजें बेचना चाहेंगे बेच पाएंगे। तो इसका नुकसान न केवल किसान उठाएगा बल्कि जो उपभोक्ता है शहर में, वो भी जो है कहीं ना कहीं इन कानूनों की वजह से अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो उसका नुकसान आम आदमी को भी उठाना पड़ेगा, कि उसकी कीमतें जो है वो मन चाहे लोग अपने हिसाब से चलाएं। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उठाना। आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा बनेगा जो उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित पूरी तरीके से कर सकता है? किसान जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर, कभी सीकरी बॉर्डर, कभी दूसरे सिंगू बॉर्डर, कभी कहीं और जगह पे, ये नाराजगी चुनाव में वो अपनी दिखाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये कोई रिजर्वेशन या उस तरीके की आंदोलन नहीं है कि कोई कुछ मांग रहा है। यहाँ तो आज अपने परिवार को चलाने का हक मांग रहा है। अगर किसान कोई किसी, जैसे आमतौर पर आप देखते हैं कि लोग जो है कुछ ना कुछ पाने के लिए जो है आंदोलन करते हैं, बल्कि जो किसान लड़ रहे हैं कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि अपने घर परिवार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो अपने परिवार के अस्तित्व के लिए लड़ रहा है वो कहाँ पीछे हटने वाला है। वो आज भले ही प्रशासन के दबाव में, हमने जैसे देखा कि आज ही न्यूज चैनल जो भारत समाचार है और एक और दैनिक भास्कर है, उसमें इनकम टैक्स की रेट बढ़ी, और ये सबको पता है क्योंकि वो जो सरकार की खामियों को उजागर कर रहे थे उनके यहाँ रेट बढ़ी। इसी तरह जो किसान प्रदर्शन करते हैं उनके यहाँ भी पुलिस जाके उन्हें डराती धमकाती है, उनके ऊपर एनएमसी लगाया जाता है। तो वो, लेकिन जब चुनाव में वोट डालने जाएगा तो वो दिखा देगा कि उसकी जो नाराजगी है, जो उसने अपने अंदर संजो के रखा है, वो बता देगा। ठीक, विजय तालन, अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? चूंकि हर तरीके का विरोध किया, प्रदर्शन किया, आप जंतर मंतर भी पहुंचे, आगे क्या रणनीति है? बात अब भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अभी तो 8 महीने होने वाले हैं और 9 महीने बाद हमारा जन्म होगा, और जब हम 6 महीने के हो जाएंगे और बैठना सीख जाएंगे तो उस दिन इनको सबक सिखाएंगे। आने वाले फरवरी में हम, हो सकता है कि 6 महीने के हो जाएंगे, हमारी उम्र 6 महीने हो जाएगी और बैठने लायक हो जाएगी, और जब चलने लायक होंगे तो 2024 में हम चलने लायक हो जाएंगे तो इनको अच्छा सबक सिखाएंगे। लड़ने की हमें आदत जब तक पड़ चुकी होगी अच्छी तरह से, और हम सब सीख चुके हैं इनके छल कपट प्रपंच के द्वारा, जो पार्टी है छल कपट प्रपंच के द्वारा ये सत्ता में आई है, इनको सबक सिखाएगा। आने वाले समय में किसान इनको सबक सिखाएगा। जिस तरह से इन्होंने किसान का दोहन किया है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस तरह से इन्होंने किसान को लूटा है, बर्बाद किया है, इसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय। लेकिन विजय जी, अब बातचीत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आज भी कृषि मंत्री ने कहा कि हम बात के लिए तैयार हैं। आपको भी ये मालूम है कि बात करने से ही बात बनेगी। कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है।
आप देख रहे हैं कि हमारी जो पहली वार्ता हुई थी 22 जनवरी में हुई थी। जनवरी के बाद तक आप ये कहते रहे कि एक फोन कॉल की दूरी है, वो फोन कॉल अभी तक आया नहीं किसी भी किसान संगठन के पास, किसी भी नेता के पास। अब ना ही सार्वजनिक किया गया वो फोन नंबर कि कौन से नंबर से प्रधानमंत्री से बात हो सकती है। वो सभी से बात तो कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, खिलाड़ियों से बात कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन देश का एक जो बहुत बड़ा वर्ग जो सभी का पेट भरता है, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री के पास 2 मिनट का समय नहीं है, वार्ता के लिए समय नहीं है। बिल्कुल, और ये समय निकालना होगा क्योंकि बातचीत से ही बात बनेगी, कोई हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया विजय तालान, अंकुर सक्सेना और मेजर चतुर्वेदी, इसके अलावा हमारे साथ शालिनी भी थी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल अब भी यही बरकरार है कि किसान जो पिछले 7 महीने से ज्यादा वक्त हो गया विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जंतर मंतर का रुख उन्होंने किया, वहां पे अपनी बात देश के सामने रख रहे हैं। आखिर उनकी समस्या का समाधान कब होगा और क्या ये चुनावों की, ये जो किसानों की नाराजगी है, क्या ये आने वाले चुनाव पर भी अपना प्रभाव डालेगी, देखना बाकी है। वक्त तय करेगा, आने वाले वक्त में इसका पता चलेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर समाधान कब होगा।